एपिस्टीन फाइल्स के खुलासों ने हड़कंप मचा दिया है। कोई ऐसा देश शायद ही बचा है जो एपिस्टीन फाइल्स की चपेट में नहीं आया हो। बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े राष्ट्रपति, बड़े बड़े धर्मगुरु, बड़े बड़े प्रधानमंत्री, बड़े बड़े वैज्ञानिक और बड़े दिग्गज अधिकारी सब एपिस्टीन फाइल्स की चपेट में आए हैं। और इसके बाद अमेरिका से लेकर यूरोप तक धड़ाधड़ इस्तीफे हो रहे हैं। जी हां, एपिस्टीन फाइल्स को लेकर बवाल मचा हुआ है। अमेरिकी न्याय विभाग द्वारा जारी जेफरी एपिस्टीन से जुड़े दस्तावेजों के बाद अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस समेत कई देशों में लगातार बवाल मचा हुआ है। ईमेल, मुलाकातों और वित्तीय संबंधों के खुलासों के बाद कई प्रमुख पदों पर बैठे लोग दनादन इस्तीफे दे रहे हैं। हाल ही में ब्रिटेन और नॉर्वे में इस्तीफे हुए हैं। ब्रिटेन में प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के चीफ ऑफ स्टाफ मॉर्गन मैक्सविनी को इस्तीफा देना पड़ा है। अब आपको बता दें कि यह इस्तीफा उन्होंने क्यों दिया है, यह भी अपने आप में इंटरेस्टिंग है। दरअसल उन पर दबाव इसलिए बढ़ गया था क्योंकि उन्होंने पीटर मैंडलसन को अमेरिका में ब्रिटेन का राजदूत बनाने की सलाह दी थी। मैक्सविनी ने माना है कि यह सलाह गलत थी और इसकी जिम्मेदारी लेते हुए उन्होंने पद छोड़ दिया, इस्तीफा दे दिया। ब्रिटेन तक एपिस्टीन फाइल की आंच पहुंची तो नॉर्वे तक भी पहुंच गई। नॉर्वे में भी असर देखने को मिला। नॉर्वे के विदेश मंत्रालय ने बताया है कि वरिष्ठ राजनयिक मोना जूल एपिस्टीन से जुड़े संबंधों के मामले में फैसले में गंभीर गलती की वजह से पद छोड़ देंगे। 66 साल की जूल पहले मंत्री रह चुकी हैं और इजराइल, ब्रिटेन और संयुक्त राष्ट्र में नॉर्वे की राजदूत भी रह चुकी हैं। अमेरिका में भी असर लगातार देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से एपिस्टीन फाइल्स में रोज नए खुलासे हो रहे हैं, भले ही इसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का नाम हो, वो इस्तीफा भले ही नहीं दे रहे हो, लेकिन अमेरिका के कई विभागों में हड़कंप मचा हुआ है। फरवरी 2026 में बैड कॉर्प ने एक बड़ी लॉ फर्म के चेयरमैन पद से इस्तीफा दे दिया है। अब अमेरिका में सिर्फ एक इस्तीफे नहीं हुए, कई सारे इस्तीफे हुए हैं। तो इस ग्राफिक्स के जरिए आपको बताता हूं कि आखिर लगातार एपिस्टीन फाइल्स के विवादों के बीच कहां-कहां इस्तीफे हो रहे हैं। अमेरिका में कई लोगों का इस्तीफा हुआ है। फरवरी 2026 में ब्रैड कॉर्प ने बड़ी लॉ फर्म के चेयरमैन पद से इस्तीफा दिया है। नवंबर 2025 में लैसी समर्स ने इस्तीफा दिया था। दिसंबर 2025 में एफबीआई के डिप्टी डायरेक्टर डैन बोंजिनो ने इस्तीफा दिया था। फ्रांस के पूर्व मंत्री जैक लैंग ने भी सांस्कृतिक संसाधन से एक प्रमुख पद के तौर पर काम संभाल रहे थे, वहां से इस्तीफा दिया। स्लोवाकिया में एनएसए मरोस्लाव लाचाक ने भी इस्तीफा दिया है। स्वीडन के एक अधिकारी ने अपने पद को छोड़ दिया है, यानी इस्तीफा दिया है। अब यहां दिलचस्प बात यह है कि जितने भी इस्तीफे हो रहे हैं, यानी हर इस्तीफा अपराध साबित होने की वजह से नहीं हो रहा है, बल्कि कई मामलों में संपर्क की वजह से इस्तीफा हुआ है। मतलब जिसके भी तार एपिस्टीन से जुड़े हैं, पद उसका गया है क्योंकि वो विवादों में घिरा। और इसी वजह से हम कह रहे हैं कि जेफरी एपिस्टीन के साथ जिनके जिनके संबंध थे ना, उनकी स्थिति बिगड़ती जा रही है, पद छोड़ना पड़ रहा है। यहां पर दलाई लामा का भी जिक्र करना जरूरी है। दलाई लामा का भी नाम आया था, हालांकि बाद में दलाई लामा के ऑफिस की तरफ से इस पूरे मामले पर स्पष्टीकरण दिया गया और बताया गया कि जेफरी एपिस्टीन के साथ दलाई लामा के कोई संबंध नहीं थे और ना ही उन्होंने कभी संपर्क करने की कोशिश की थी और ना ही उन्होंने कभी किसी को एपिस्टीन से संपर्क करने के लिए कहा था। तो दलाई लामा की तरफ से स्पष्टीकरण आया। 2019 में जब जेफरी एपिस्टीन का निधन हुआ था तो उस वक्त भी वो बेहद अमीर था। कई आलीशान घर उसके पास थे। कैरिबियन के 2 निजी द्वीप उसके पास थे। $380 मिलियन नकदी था और कई सारे उसने निवेश भी कर रखे थे। कुल संपत्ति की अगर हम बात करें तो जब जेफरी एपिस्टीन का निधन हुआ तो उसके पास $587 मिलियन की संपत्ति थी और अगर बात करें रुपए के हिसाब से तो 52,367 करोड़ रुपए थे। अब बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर एपिस्टीन ने इतनी बड़ी दौलत कैसे जुटाई। एक यौन अपराधी, एक घिनौना काम करने वाला व्यक्ति आखिर इतना पैसा कैसे बना सकता है? कौन सा काम वो करता था? क्या वो ब्लैकमेल का काम करता था या कोई व्यापार करता था? दरअसल एपिस्टीन खुद को अरबपतियों का वित्तीय सलाहकार बताता था, यानी फाइनेंशियल एडवाइजर, और इन्वेस्टमेंट, टैक्स और एस्टेट प्लानिंग जैसी सर्विस भी देता था। यह एपिस्टीन का कहना था। एपिस्टीन ने अपने घरों और निजी द्वीपों पर आने वाले अमीर लोगों की गैरकानूनी हरकतों को गुप्त रूप से रिकॉर्ड भी किया था। तमाम तस्वीरें हमने देखा है कि सोशल मीडिया पर तैर रही हैं। ऐसी ऐसी तस्वीरें आई हैं कि मन विचलित हो जाता है, इंसानियत से भरोसा उड़ जाता है।
ऐसी ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं। और यह भी कहा जाता है कि उन तस्वीरों के जरिए जेफरी एपस्टीन उन तमाम सो कॉल्ड बड़े लोगों को ब्लैकमेल करके पैसा कमाता था। हालांकि इस बात के कोई ठोस सबूत अभी तक सामने नहीं आए हैं, लेकिन गाहे बगाहे इस बात की चर्चा होती रहती है। एपस्टीन की मौत के 6 साल बाद भी उसकी एस्टेट में $131 मिलियन की संपत्ति है। अब आप समझ सकते हैं कि निधन को 6 साल बीत चुके हैं, लेकिन अभी भी एस्टेट में $131 मिलियन की संपत्ति है। जांच में यह भी सामने आया है कि उसके बैंक खातों में 4,700 से ज्यादा लेन देन हुए थे। कुल मिलाकर $1.9 बिलियन है। हैरानी की बात देखिए कि एपस्टीन की मौत 2019 में हो चुकी है, लेकिन उसके मौत के 6 साल बाद भी एपस्टीन की फाइलें दुनिया के कई सरकारों, नेताओं, व्यापारियों और नामी गिरामी हस्तियों के लिए परेशानी की वजह बनी हुई है। मतलब एपस्टीन तो है नहीं, लेकिन उसकी फाइल्स कईयों के राज से पर्दा उठा रही हैं। अब यहां पर एक और बड़ा सवाल है कि आखिर एपस्टीन फाइल्स सार्वजनिक क्यों और कैसे हो रही है? इसके पीछे कौन है? क्योंकि एपस्टीन को तो मरे हुए 6 साल का वक्त बीत चुका है, तो इसके पीछे कौन है? कौन है वो व्यक्ति या कौन है वो संस्था, कौन है वो देश जो लगातार एपस्टीन फाइल की तस्वीरों को जारी कर रही है? इसमें बड़ी भूमिका अमेरिका की है। राष्ट्रपति ट्रंप ने एपस्टीन फाइल्स को जारी करने का आदेश दिया था। ट्रंप के अपने समर्थकों और रिपब्लिकन पार्टी के कुछ नेताओं ने लगातार दबाव डाला कि एपस्टीन की जांच में क्या क्या पता चला, इसकी पूरी जानकारी सार्वजनिक की जाए। कई हफ्तों तक ट्रंप ने यह बात नहीं मानी। हालांकि ट्रंप का इसमें नाम है, ट्रंप की बदनामी हुई है, लेकिन ट्रंप है भला। ट्रंप और बदनामी को अगर हम एक शब्द कहें तो इसमें अतिशयोक्ति नहीं होगी, तो ट्रंप को बदनामी से कोई लेना देना नहीं। लेकिन बाद में ट्रंप ने राय बदली और रिपब्लिकन सांसदों से कह दिया कि वे एपस्टीन फाइलों को लोगों के सामने सार्वजनिक करने के लिए वोट करें। अमेरिकी संसद के दोनों सदनों यानी हाउस और सीनेट ने एक कानून पास किया, जिससे न्याय विभाग को सभी फाइलें सार्वजनिक करने का आदेश मिला। ट्रंप ने नवंबर में इस पर दस्तखत भी कर दिए थे। अमेरिकी संसद में वोट एक डिस्चार्ज पिटीशन से हुआ है, जिसमें 218 सांसदों के हस्ताक्षर जरूरी थे। 4 रिपब्लिकन और सभी 214 डेमोक्रेट ने हस्ताक्षर कर दिए। 18 नवंबर को वोटिंग हुई और हाउस में 427 और 1 से बिल पास हो गया और इसके बाद से एपस्टीन फाइल सार्वजनिक होने लगी। तमाम तस्वीरें, तमाम वीडियो लोगों के सामने आने लगे। अब यहां पर एक और बड़ा सवाल है कि आखिर ये एपस्टीन फाइल्स है क्या और विवादों में क्यों है? बात 2008 की है। 2008 में एक 14 साल की लड़की के माता पिता ने बताया कि जेफरी एपस्टीन ने उनकी बेटी का यौन शोषण किया है। जेफरी एपस्टीन के पास बीच वाले घर में कई लड़कियों की तस्वीरें भी मिली। एपस्टीन को नाबालिग लड़कियों को सेक्स वर्क करवाने के लिए दोषी पाया गया। एपस्टीन ने फ्लोरिडा में अभियोजकों से एक समझौता कर लिया, जिससे ज्यादा जेल उसको नहीं हुई। 2019 में एपस्टीन पर नाबालिग लड़कियों के जरिए सेक्स नेटवर्क चलाने का भी आरोप लगा। हालांकि 2019 में ही रहस्यमयी तरीके से एपस्टीन की मौत हो गई। जेल में ट्रायल के दौरान रहस्यमयी मौत एपस्टीन की होती है, लेकिन उसके बाद लगातार उसकी फाइल्स की चर्चा होती रहती है। 2025 में अमेरिकी न्याय विभाग के एक मेमो की अगर माने तो इस मामले में FBI के पास 300 गीगाबाइट यानी 300 GB से ज्यादा डेटा है और सबूत है। न्याय विभाग कहता है कि इसमें पीड़ितों की बहुत सारी तस्वीरें हैं और बहुत सारी वीडियो है जो बच्चों के शोषण से जुड़ी हुई है। एपस्टीन फाइल से जुड़े 30 लाख नए दस्तावेज जारी किए गए। कुछ सामग्री पहले ही सार्वजनिक हो चुकी है, जिनमें तस्वीरें भी शामिल है। इसमें पहले कमेटी से एपस्टीन की संपत्ति के हजारों दस्तावेज सामने आए, जिनमें ज्यादातर ईमेल थे। सितंबर 2025 में एक बर्थडे बुक जारी किया गया, जिसमें ट्रंप के नाम वाला एक नोट भी था। हालांकि ट्रंप ने यह नोट लिखने से इनकार किया है। ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के कुछ हफ्तों बाद ही फरवरी 2025 में न्याय विभाग और FBI ने एपस्टीन फाइल्स का पहला चरण जारी किया था। आम लोगों के मन में कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब अभी तक नहीं मिल पाए हैं और शायद मिल भी ना पाए। जैसे फ्लोरिडा में एपस्टीन को इतनी हल्की सजा क्यों दी गई? इतना बड़ा अपराधी सजा इतनी हल्की क्यों दी गई? पीछे कौन था? यह बड़ा सवाल शायद आने वाले वक्त में भी इसका जवाब ना मिल पाए। बड़ा सवाल एक और, क्या इन काले कारनामों के पीछे सिर्फ एपस्टीन और मैक्सवेल ही थे और उसने जेल में खुदकुशी कैसे की? बड़ा सवाल यह आएगा ना कि एक व्यक्ति, अगर हम बात करें एपस्टीन और मैक्सवेल की, तो क्या इन दोनों ने ही इतने बड़े और इतने काले कारनामे किए? क्या इसके पीछे किसी का बैकअप था या नहीं था? यह सवाल भी अभी तक उलझा हुआ है। एपस्टीन की मौत के बाद 2 जेल गार्डों को निलंबित कर दिया गया और
एमसीसी के एक वार्डन को अस्थायी रूप से हटा दिया गया, क्योंकि रिपोर्ट्स में इस बात का भी जिक्र था कि एपस्टीन की यूनिट में जरूरी हर 30 मिनट की निगरानी ठीक से नहीं की गई थी। लेकिन सवाल अभी भी है। एपस्टीन की मौत को 6 साल का वक्त बीत चुका है। बहुत सारी उसके जो फाइल्स खुल रही हैं और कईयों के चेहरे से नकाब हटा रही हैं। कई चर्चित, कई सम्मानित लोगों को बेनकाब कर रही हैं। लेकिन कई सवाल ऐसे भी हैं जिनका जवाब आने वाले वक्त में मिलेगा या नहीं मिलेगा, यह कह पाना मुश्किल है।